हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। तो आप लोग बुक और पेन के साथ बैठे। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा लेक्चर होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेविटेशन के बारे में हमने सबसे पहला ग्रेविटी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहता है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसको एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता है। हम एक आपको फिगर के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी एम है ये वाली, और एक बॉडी हमारे पास ये है। ठीक, इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम है और इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम है। ठीक, दो बॉडी हमने कंसीडर किया, एक बॉडी का मास कैपिटल एम है और दूसरा जो बॉडी है उसका मास जो है स्मॉल एम है। यानी इस फिगर से हमें यह समझ में आ रहा है कि इस बॉडी का जो मास है इस कंपैरिजन बॉडी के मास का जो है ये क्या है, मास ग्रेटर है। ठीक, तो यहां जरा से देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है। हमने क्या बताया था कल कि अगर दो बॉडी है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये भी जो मास m है और ये भी जो मास m है, ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस आ रहा है। ठीक, तो ये बॉडी जो है इस पे फोर्स लगाएगी F, इसका मान लेते हैं सेंटर ये है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है और ये जो बॉडी है फोर्स क्या लगाएगी, F लगाएगी। इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, फोर्स ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या अराइज होता है, यहां जरा ध्यान से समझिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि जो हमारा ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया, यानी कहीं ना कहीं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे क्या कर रहा है, वैलिड है। यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वैलिड है किस पे, एक्शन रिएक्शन पेयर पे। यानी कहने का मतलब न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। तो पहला हमारा कंसेप्ट यहाँ पे क्या मिलता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। अभी हम कुछ शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देन इसको हम लोग एक सेंटेंस में लिख लेंगे। दूसरा जरा समझिए क्या कंसेप्ट समझा रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी के बीच में, वो देख रहे दोनों बॉडी के सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो हमेशा दो बॉडी के सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। यानी एक लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही ये फोर्स क्या लगेगा, एक्ट करेगा। यानी फोर्स एक्टिंग along line joining, acting along line joining two masses। ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये दो मासेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लग रहा है। और देख रहे हैं ये लाइन किसके अलॉन्ग जा रही है, दोनों मास के सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेंट्रल फोर्स। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन जो है मास के, दोनों बॉडी का जो मास है
उसके सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है, क्या ये दोनों बॉडी एक दूसरे को कांटेक्ट करके फोर्स लगा रही हैं? अगर ये बॉडी को हम छोड़ते हैं, इस मार्कर को हम छोड़ेंगे नीचे, तो कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ। क्या अर्थ इसको कांटेक्ट कर रही है? ये मार्कर को क्या अर्थ आके इसको कांटेक्ट करके अपनी तरफ खींच रही? नहीं, ये केवल अट्रैक्शन है। और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, यह नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं। अब इस मार्कर को हम नीचे छोड़ेंगे तो धरती की यानी अर्थ की तरफ जाएगा, तो क्या अर्थ इसको आके खींच रही है? नहीं, ये अपनी इफेक्ट इस पे छोड़ रही है और क्या कर रहा है? फोर्स लग रहा है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक, चौथा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करें, देखिए जैसे मार्कर है हमारा, तो हम मार्कर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और मार्कर हमारे तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि हमने इस पे फोर्स लगाया और ये मेरे ऊपर फोर्स लगाया। तो क्या ये फोर्स दिखाई दे रहा है? नहीं, फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यह क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है, कमजोर फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है, इसके बीच में अगर दो बॉडी के बीच में अगर हमको ये दूसरा मास रख दे, यानी दो बॉडी हैं और दो बॉडी के बीच में अगर कोई हम दूसरा मास रख देते हैं, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। यदि हम किसी दूसरे बॉडी को इन दोनों मासेस के बीच में रख दें, तो पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट independent on body between two masses, dependent on body kept, यहाँ लिख देंगे kept between two masses, यानी दो मासेस के बीच में जो कोई तीसरी बॉडी रखते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट है। ठीक, तो हम एक एक करके लिखते हैं। ये हमारा शॉर्ट था, इसको हमें लिखते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, that is एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स acting along line joining between two masses, और ये लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अभी हमारे पास तीसरा कंसेप्ट क्या आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज
नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। चौथा पॉइंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स इज वीक फोर्स। ये क्या है? वीक फोर्स है। पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑन बॉडी विच इज केप्ट बिटवीन टू मासेज। ठीक, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हमने क्या बताया, जरा ध्यान समझिए कि ये बॉडी जब इस पे फोर्स लगाएगी तो ये भी बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, यानी न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड होगा और एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो ये हमारा ग्रेविटेशन का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फोर्स लगेगा दोनों बॉडी पे एक दूसरे पे, ये इस बॉडी के सेंटर के लॉन्ग फोर्स लगेगा, यानी जो बॉडी है उसे लाइन ज्वाइन हो रहा है जो सेंटर से दोनों मास के, उसके एलॉन्ग ये फोर्स लगेगा, और इसे ही हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। और इसको हम लोग इसलिए कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होता है क्योंकि दोनों बॉडी का जो मास m है, कैपिटल M और स्मॉल m, उन दोनों बॉडी के सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। गॉट इट? तीसरा क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे को बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए ही फोर्स लगा लेती हैं, इसलिए हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चौथा क्या कहता है कि दोनों बॉडी जो मार्कर भी की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं वीकेस्ट फोर्स। और किसी दूसरे तीसरे बॉडी को अगर हम लोग इन दोनों मासेस के बीच में और कोई दूसरा बॉडी रख देते हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। ये था हमारा क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, तो इसको अपने स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट राइज होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो देख रहे हैं यहाँ पे, एक बॉडी मास m है और इसका मास m है, ये दोनों बॉडी जो है एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो क्या हम तो ये भी तो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को कभी रिपेल नहीं कर सकती हैं, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं छठवां पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, नेचर में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए इसको, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ही। कल जरा ध्यान दीजिए, हम एक कंसेप्ट आपको बताए थे, क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड किया था Fg इज इक्वल टू जी m अपान में r। इसको, ये हमारा कैपिटल M है और हमारा स्मॉल m है। जरा इसको कंसेप्ट को समझिए, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो ये यूनिवर्सली है r। अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखिए इन्वर्सली का रिलेशन है, तो अगर एक बढ़ेगा
तो दूसरा हमारा क्या होगा, घटेगा। यानी दो मासेज के बीच का, इन दोनों मास के बीच का अगर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही इन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग घटाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि Fg जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स को घटाएंगे तो हमारा अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं, इफ the distance between two masses is increased or decreased, then gravitational force is decreased or increased respectively। यानी कि अगर दोनों मासेज के बीच का डिस्टेंस अगर घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। एक दूसरे के क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या सवाल है कि यदि हम इन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस r है, क्या है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस r है, अगर हम लोग इसके r को डबल कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है, Fg इजिकल टू जी एम एम अपान में r स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर इन दोनों मासेज के बीच का जो दूरी r है, अगर इसको हम डबल कर देते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो इस r की जगह को हम लोग डबल कर देते हैं, r था ये, अब इसको हम डबल करते हैं। देखिए, तो एफ जी इजिकल टू जी, एफ जी डैश ले लेते हैं इसको, जी एम एम। अब इस r की जगह डबल करना है, यानी कि 2r का क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे। अभी ये r था, क्वेश्चन हमारा था कि इस r को डबल कर दें, तो पहले r था तो डबल करने के बाद क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो जब हम इस r को 2r रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें एफ जी डैश क्या देखने को मिलेगा, जी एम एम अपान में 4r स्क्वायर। देखिए, इसको जब ये करेंगे तो ये आएगा। तो लिख सकते हैं क्या, एफ जी डैश इजकल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपान में 4 जी एम एम अपान में r स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे ध्यान से देखिए, 1/4 और ये पूरी जो वैल्यू है ये क्या है हमारा, एफ जी, फ्रॉम फर्स्ट से एफ जी, यानी फाइनल रिजल्ट क्या मिला, एफ जी डैश इजकल टू 1/4 टाइम्स एफ जी। इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखिए, जब हमने जैसे ही इस r को डबल किया तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो हमारा एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसका क्या हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि हमारा जो नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिला वो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/4 हो गया, यानी 1 का चौथाई हिस्सा। 1/4, देखिए रिलेशन क्या बता रहा है, Fg/4, यानी Fg जो हमारा न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स है वो Fg के 4th टाइम हो गया, 1/4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
अगर इसको एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या राइज हो सकता है, एक एक क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आपको। ठीक, ये तो हमारा डबल का केस हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर इन दोनों बॉडी के मास के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आधा कर देते हैं, यानी कि हाफ कर देते हैं। पहले 2 टाइम्स लिया, अब इन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस r है इसको हम लोग हाफ कर देते हैं। तो देखिए हाफ करने के बाद क्या मिलता है, एफ जी इजकल टू हमारे पास क्या है, जी एम एम अपान में आर स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इस r को हम लोग हाफ कर देते हैं, एफ जी इजकल टू जी एम एम, और जो क्या करना है 1/2r का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो जी एम एम हो जाएगा 1/4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 जी एम एम अपन में कितना हो जाएगा बाबू r का स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम क्या हो जाएगा, ये एफ जी हो जाएगा। एफ जी डैश जो है हमारा वो 4 टाइम क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। देखिए हो जाएगा कि नहीं, ये 4 टाइम्स क्या हो गया, एफ जी हो गया। हमने पहले इसको क्या किया था, r था, अब इस r को हमने क्या कर दिया आधा, तो ये 4r स्क्वायर 1/4, और इसको क्या कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हो गया है, क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे r/2 होगा, क्यों, क्योंकि पहले तो डिस्टेंस r था, इसका आधा लेंगे तो r/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा r स्क्वायर और नीचे कितना बचेगा 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, बाकी सब रिजल्ट आ जाएगा भाई, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा, जी एम अपान आर स्क्वायर तो 4g हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा r/2 होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा डबल का केस और ये था हाफ का। पहले r था तो r का हाफ r/2, और यहाँ पे हमारा क्या था, r था तो 2r था। इस तरह से हमारा ये 1/4 हो गया, और जब डबल किया तो हमने 4 टाइम्स क्या हो गया, एफ जी हो गया। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके आगे क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। जो आज हमने कंसेप्ट को पढ़ाया उसको आप जाके अपने कॉपी को खोल के पढ़िएगा और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।